Assalamu alaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to start with Mother Nature by Emily Dickinson. So Emily Dickinson एक American poet है. I guess all of you are familiar with Emily Dickinson. और ये nature, death और इस तरह की चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा लिखती थी. अच्छा, तो start करते हैं from the first stanza. Nature. अच्छा, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जिसका टाइटल है, जिसका टॉपिक है मदर नेचर, वो क्या बता रहा है. अब एक तो ये नेचर के एक एट्रीब्यूट को मदर से कंपेयर कर रहा है. ठीक है, अगर हम बात करें मदर नेचर, तो एक तरह से ये मदर को नेचर कह रहा है. ठीक है, तो ये एक पर्सोनिफिकेशन भी नज़र आ रही है हमें इसके अंदर, और इसमें हमें मेटाफर भी नज़र आ रहा है, क्योंकि ये डायरेक्टली कह रहा है मदर नेचर. तो जहाँ जहाँ पे वो डायरेक्ट मदर नेचर कह रहा है, वो क्या है, वो है उसका बेसिकली एज मेटाफर यूज हुआ है. लेकिन जहाँ पे वो मदर के साथ कंपेयर करके कह रहा है या उसके एट्रीब्यूट्स दे रहा है, वो सारी पर्सोनिफिकेशन है. ठीक है, तो मेटाफर और पर्सोनिफिकेशन इसमें बहुत ज़्यादा नजर आएगी. इसकी वोकैबुलरी थोड़ी सी डिफिकल्ट है, वो मैं आपको वर्ड बाय वर्ड जब एक्सप्लेन करूँगी तो आप लोगों को समझ में आएगा, बट यू हैव टू स्टे कनेक्टेड. ओके, अच्छा, तो सबसे पहले लाइन पढ़ते हैं. नेचर द जेंटलेस्ट मदर इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड. अब कह रहा है कि जो नेचर है वो क्या है, जेंटलेस्ट मदर है. ठीक है, तो यहाँ पे ये मेटाफर भी आ गया हमारे पास. इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड, अब जब उसको कैरेक्टरिस्टिक दे रहे हैं ना, कि अब उस जो माँ है, जिस तरह माँ के अंदर इम्पेशेंस नहीं होती ना किसी बच्चे को लेके, टॉलरेंस होती है बहुत ज़्यादा. ठीक है, इनटॉलरेंट नहीं होती मदर कभी भी बच्चों को लेके, उसी तरीके से नेचर भी अपने बच्चों को लेके इम्पेशेंट नहीं है. ठीक है, उसके अंदर बहुत टॉलरेंस है, उसके अंदर केयर है, लव है टुवर्ड्स एवरी चाइल्ड, नो चाइल्ड. अब ये चाइल्ड किसको कहा जा रहा है, ये चाइल्ड हर एक एस्पेक्ट ऑफ नेचर को कहा जा रहा है. इंसानों को, जानवरों को, परिंदों को, जितनी भी लिविंग थिंग्स मौजूद हैं दुनिया के अंदर, वो सब क्या है, उनको कहा जा रहा है कि वो नेचर के चिल्ड्रन हैं, बच्चे हैं. ठीक है, ये इस तरीके से ये पोएट ने लिखा है. द फीबलेस्ट और द वेवर्डेस्ट. अब फीबलेस्ट जो वर्ड है और जो वेवर्डेस्ट वर्ड है, ये दो एक्सट्रीम चीज़ें हैं. फीबलेस्ट कहते हैं, फीबल कहते हैं बहुत ही नाजुक और बहुत ही कमज़ोर कोई बच्चा हो, उसके लिए ये वर्ड यूज़ किया ना. तो जो भी नेचर के अंदर फीबलेस्ट चीज़ है, जो सबसे कमज़ोर तरीन चीज़ है, वो उसके लिए भी वो सेम है. और वेवर्डेस्ट के जो सबसे स्ट्रॉन्ग कह लें, या जिसको कह रहे हैं कि जिसका एटीट्यूड बहुत बुरा है या बहुत अजीब है, उसके लिए भी. अब जो नेचर के पास दो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं, जिसमें बहुत से बड़ा समुंदर आ सकता है, बहुत बड़े वॉल्केनोज आ सकते हैं, और दूसरी तरफ एक छोटा सा एक मच्छर कह लें, कोई मक्खी कह लें, या आप कुछ भी ऐसी चीज़ कह लें, वो भी उन सब के लिए उसके अंदर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है नेचर की तरफ से. ठीक है, हर एडमोनिशन माइल्ड, एडमोनिशन मतलब वार्निंग या किसी तरीके से बच्चे को समझाना कुछ भी, तो जो उसका जो समझाने का भी तरीका है, जो वार्न करने का भी तरीका है, वो माइल्ड है, काइंड है. ठीक है, तो जो मदर है, वो जो नेचर है, देखिए यहाँ पे पर्सोनिफाई किया जा रहा है ना, हर का वर्ड यूज किया हुआ है नेचर के लिए, तो विच शोज दैट पर्सोनिफिकेशन हैज बीन यूज्ड ओवर देयर. तो ये कहा क्या जा रहा है पूरे के पूरे स्टैंजा के अंदर, कि जो नेचर है, नेचर द जेंटलेस्ट मदर, नेचर जेंटलेस्ट मदर है, और वो क्या है, इम्पेशेंट ऑफ नो चाइल्ड. हर बच्चे के लिए उसके अंदर प्यार है, केयर है, वो इम्पेशेंट नहीं है, इंटॉलरेंट नहीं है किसी की भी तरफ. द फीबलेस्ट और द वेवर्डेस्ट. अब वो चाहे बच्चा बहुत कमज़ोर से कमज़ोर क्यों ना हो, और कोई स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो. ठीक है, कि उसका जो बिहेवियर है वो वेवर्ड क्यों ना हो चुका हो. अब देखें दोनों के अंदर इन्होंने एक्सट्रीम वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे, और ये साउंड भी हमें दे रहा है ना, कॉन्सोनेंट्स की साउंड दे रहे हैं यहाँ पे. ठीक है, अब इसकी हम पैराफ्रेजिंग एक दफ़ा पढ़ लेते हैं. नेचर इज लाइक अ वेरी जेंटल एंड लविंग मदर. शी इज नेवर इम्पेशेंट विद एनी ऑफ हर चिल्ड्रन, वेदर दे आर वीक और स्टबन. व्हेन शी करेक्ट्स देम शी डज सो सॉफ्टली एंड काइंडली. तो जब भी वो अपने बच्चों को करेक्ट करी है, एडमोनिशन करी है, वार्निंग दे रही है, समझा रही है, तो वो बहुत ही काइंड तरीके से समझा रही है. तो आई होप एडमोनिशन का मतलब भी, फीबलेस्ट का भी, वेवर्डेस्ट का भी समझ में आपको आ गया होगा. अच्छा, फिर हम बात करते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच की. तो मैंने आपको जैसे बताया कि उसके अंदर मेटाफर भी यूज़ हुआ है, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, और ये ट साउंड जो एंड पे दोनों के आ रहा है, इसको मैंने बताया कि कॉन्सोनेंट साउंड भी इसमें हमें नज़र आ रहा है. तो ये सब चीज़ें इसके अंदर यूज़ हुई हैं. इसके अलावा अगर आप इसको देखें तो आपको नज़र आ रहा होगा कि एक कहीं बात के दरमियान में ही अगली बात स्टार्ट हो जाती है, लेकिन कहीं पे भी देखें, जैसे यहाँ पर है, बात ख़त्म नहीं हुई थी, तो वो मतलब जो नेक्स्ट आप वर्स में जा रहे हैं, बात ख़त्म किए जा रहे हैं, मतलब वो कॉन्टिन्यूएशन चल रही है, जो ऊपर से कॉन्टिन्यूएशन शुरू हो रही है वो ख़त्म नहीं हो रही. तो ये इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं इंजैम्पमेंट कहते हैं. ओके, अच्छा, अब हम इसकी राइमिंग स्कीम भी देख लेते हैं पहले, फिर हम मूव करेंगे सेकंड स्टैंजा पे.
आखिरी वर्ड है मदर, चाइल्ड, वर्डेस्ट, माइल्ड। अब देखिए पहला साउंड तो हम ए ही हमेशा करते हैं। क्या चाइल्ड मदर के साथ राइम कर रहा है? नहीं कर रहा, तो ये बी साउंड हो जाएगा। वे वर्डेस्ट इनमें से किसी के साथ भी राइम कर रहा है? नहीं कर रहा। माइल्ड, माइल्ड चाइल्ड के साथ कर रहा है, तो हम इसको ऐसे लिख देंगे। ओके, सो दिस इज हाउ यू राइट योर राइमिंग स्कीम। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब इसके कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, अभी उसका इतना टाइम नहीं होगा क्योंकि आज हमारी रिवीजन क्लास है, तो वरना ये अवेलेबल है, ये अपलोड भी हो जाएंगे, आप लोग वहाँ से ले भी सकते हैं इसको। अच्छा, स्टैंजा नंबर 2। इन फॉरेस्ट एंड द हिल बाय ट्रैवलर इज हर्ड रिस्ट्रेनिंग रैम्पेंट स्क्विरल और टू इम्पेटियस बर्ड। अब क्या है? अब देखिए इन फॉरेस्ट एंड द हिल, अब जंगलों में और पहाड़ों पर। अब क्या है? ट्रैवलर से सुना है, ठीक है, ट्रैवलर ने कहा है, ट्रैवलर, बट ट्रैवलर इज हर्ड, कि ट्रैवलर ने ये सुना है, वहाँ से उनसे हमने ये सुना है, या उनसे राइटर ने ये सुना है। क्या है? रिस्ट्रेनिंग। अब रिस्ट्रेनिंग का मतलब होता है टू होल्ड बैक, ठीक है, कंट्रोल में रहना, होल्ड बैक करना या कुछ भी। रैम्पेंट का मतलब होता है कि कोई चीज जो कि अनकंट्रोलेबल है, अनचेक्ड है, ठीक है, इसको हम अनचेक्ड भी कह सकते हैं या अनकंट्रोल भी कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। स्क्विरल आपको पता है, राइट, गुलेरी को कहते हैं। तो अब वो क्या कह रहा है? रिस्ट्रेनिंग। अब एक चीज रिस्ट्रेन करना, होल्ड बैक करना, मतलब चेक रखना और उस तरीके से, और अनचेक। अब वो कह रही है कि वहां पे उन्होंने क्या देखा कि किस तरीके की स्क्विरल है, वो स्क्विरल जो कि हमेशा से अनचेक रही है, जिन्होंने कभी किसी इस तरह की चीज को एक्सपीरियंस नहीं किया, वो होल्ड बैक करके वहां पे उसको देखा है, मतलब कहीं रुकी हुई खड़ी हुई है, उसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे जो ये दो वर्ड्स है ना, ये ऑक्सीमोरॉन की तरह यूज हो रहे हैं। आपको याद होगा जब मैंने आपको वो पढ़ाया था फिगर्स ऑफ स्पीच, तो मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीमोरॉन क्या होता है। ऑक्सीमोरॉन इज अ फिगर ऑफ स्पीच जिसमें हम दो ऑपोजिट आइडियाज को इकट्ठे लिखते हैं, तो हमने यहाँ पर भी ऐसे लिखा। इसके साथ साथ ना यहाँ पे एलिट्रेशन भी आ रही है र साउंड की, तो हम इसके साथ एलिट्रेशन भी लिख सकते हैं। इसमें एलिट्रेशन भी यूज हुई है और इसके अंदर वो भी यूज हुआ है। उसके साथ स्क्विरल आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट करी है, तो ये इमेजरी भी है, ठीक है। अच्छा, और टू इम्पीटियस बर्ड, और वो जो इम्पल्सिव कह सकते हैं इसका मीनिंग हम, कि एक बर्ड जो फौरन देख के उड़ रहा है, इस तरह की हर चीज एक्सपीरियंस की है ट्रैवलर ने, ठीक है। ट्रैवलर भी बेसिकली नेचर का बच्चा है, जिस तरीके से राइटर कह रही है, ठीक है, कि जितनी भी लिविंग बींग्स हैं वो नेचर के बच्चे हैं। तो उसी तरह एक ट्रैवलर है, यूजुअली जो इंसान है ना, वही हर चीज को खराब कर रहे हैं मोस्टली, जो हमें नजर आता है। लेकिन फिर भी क्योंकि वो नेचर के चाइल्ड हैं, तो वो उसको उस तरीके से कभी बहुत सख्त तरीके से नहीं डांटती है, सख्त तरीके से वार्निंग नहीं देती, डिफरेंट वेदर की कंडीशन से कभी वार्निंग दे रही होगी और उस तरीके से, ठीक है। तो इसके अंदर उन सब चीज़ों का जिक्र किया है, नेचर के की एक साइड शो की गई है। तो अगर आप इसकी पैराफ्रेजिंग देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेचर्स प्रेजेंस इज हर्ड इन फॉरेस्ट एंड हिल्स बाय ट्रैवलर्स। जो ट्रैवलर्स हैं, जब वो हिल्स और फॉरेस्ट में जाते हैं तो वो नेचर की प्रेजेंस को फील करते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। शी कंट्रोल्स वाइल्ड स्क्विरल्स एंड ओवरली एनर्जेटिक बर्ड्स। तो जो नेचर है वो किसको कंट्रोल करी है? वो अनकंट्रोल्ड वाइल्ड स्क्विरल को भी कंट्रोल करी है, और जो ओवरली एनर्जेटिक बर्ड है उसको भी कंट्रोल कर ली है, ठीक है। तो वो जो नेचर ने किसको कंट्रोल किया हुआ है, उसको, उस स्क्विरल को भी कंट्रोल किया है जो कि अनकंट्रोलेबल है, और जो बर्ड जो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक है, जो यूं एक जगह से उड़ के दूसरी जगह पे पहुंच रहा है, उसको भी कंट्रोल किया हुआ है। कीपिंग एवरीथिंग बैलेंस्ड एंड पीसफुल। तो हर चीज को बैलेंस रखा हुआ है, पीसफुल रखा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच यूज हुई है वो कौन कौन सी है? पर्सोनिफिकेशन है, कि नेचर ने क्या किया हुआ है? रिस्ट्रेन किया हुआ है एनिमल्स को, कंट्रोल किया हुआ है एनिमल्स को, ठीक है। फिर इमेजरी है, फॉरेस्ट, हिल, स्क्विरल, बर्ड, ये सारे के सारे क्या हैं? ऑल ऑफ दीज आर पार्ट ऑफ इमेजरी। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं चीज़ों का। फिर एलिट्रेशन आपको मैंने बताया, इन्वर्जन दैट इज नॉट इंक्लूडेड, और इंजेम्बमेंट मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, फिर हम आते हैं राइमिंग स्कीम, फिर से हम इसकी देख लेते हैं। वैसे राइमिंग स्कीम ना जो आपकी एक स्टैंजा की होती है वही बाकी सारे स्टैंजास की होती है, लेकिन फिर भी हम प्रैक्टिस के लिए देखते हैं। अब हिल क्या है? साउंड ए। हर्ड क्या है? साउंड बी, क्योंकि आपस में राइम नहीं कर रहे। स्क्विरल इन तीनों से राइम नहीं कर रहा, बर्ड बी से राइम कर रहा है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पे बी लिख देंगे। सो दिस इज हाउ यू राइट योर राइमिंग स्कीम। फिर आते हैं हम आगे, स्टैंजा नंबर
3 पे। How fair her conversation, a summer afternoon, her household, her assembly, and when the sun goes down. Wow. अब आप देखें हाउ फेयर हर कन्वर्सेशन, अब उसकी कन्वर्सेशन जो वो बात करती है अपने बच्चों से, अपनी जो भी क्रिएचर्स वहाँ पे मौजूद हैं उनसे, अ समर आफ्टरनून, एक शाम, एक समर की एक शाम, दोपहर सॉरी आफ्टरनून, ठीक है, उस टाइम में क्या हो रहा है, हर हाउस होल्ड, हर असेंबली, अब हर हाउस होल्ड का मतलब है हर हाउस होल्ड ग्रीनरी, ठीक है, हर असेंबली ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, आप ये कह सकते हैं असेंबली ऑफ चिल्ड्रन, हाउस होल्ड ऑफ ग्रीनरी, हर चीज, एंड व्हेन द सन गोज डाउन, और जब सन नीचे चला जाता है, विच मीन्स शाम का वक्त, ठीक है, पहले उन्होंने 2 टाइम क्रिएट किए, एक आफ्टरनून का और एक इवनिंग का, कि और जब क्या होता है, जब सूरज भी नीचे चला जाता है। तो हम इसकी पैराफ्रेजिंग भी देख लेते हैं। Nature's communication is beautiful, especially on a summer afternoon. All living beings are like members of her family or a gathering. When the sun sets, peace and calm spread everywhere. तो जब क्या होता है, जब सूरज गरूब हो जाता है, उस टाइम पे क्या हो जाता है, हर तरफ पीस और कामनेस आ जाती है, और हर चीज़, हर एक क्रिएचर या क्रिएशन जितनी भी है दुनिया के अंदर, वो सब कुछ क्या है, वो इसकी फैमिली है, नेचर की फैमिली है, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर जहाँ जहाँ वर्ड यूज हुआ है ना, हर, तो वो क्या है, बेसिकली ये पर्सोनिफाई किया गया है, ठीक है। हर तो हम फीमेल के लिए इस्तेमाल करते हैं ना, तो नेचर के लिए हम इस्तेमाल करें यहाँ पे, तो इंसान का एट्रीब्यूट हुआ, तो हमने यहाँ पे यूज़ किया। फिर मेटाफर हाउस होल्ड और असेंबली, बेसिकली हाउस होल्ड मैंने आपको बताया ना, सारी ग्रीनरी हर चीज़ के लिए, असेंबली चिल्ड्रन के लिए इस्तेमाल किया गया है, तो ये दोनों मेटाफर्स हैं। फिर इमेजरी, समर आफ्टरनून, सन गोज डाउन, तो ये आपके दिमाग में इमेज क्रिएट कर रहे हैं। समर आफ्टरनून आपको दोपहर का टाइम याद आता है, सन गोज डाउन आपको इवनिंग का एक क्रिएट करता है इमेज आपके दिमाग में। फिर हर हाउस होल्ड, हर साउंड जो है वो रिपीट हो रहा है, ठीक है, तो ये क्या है, ये आपकी एलिट्रेशन है। फिर आते हैं हम राइमिंग स्कीम, फिर से हम इसकी भी देख लेते हैं। कन्वर्सेशन, आफ्टरनून, असेंबली, डाउन, ए साउंड, बी साउंड, सी साउंड एंड अगेन बी साउंड, ठीक है। सो दिस इज हाउ यू राइट योर राइमिंग स्कीम। फिर आते हैं हम 4th स्टैंजा पे। Her voice among the isles incites the timid prayers of the minutest cricket, the most unworthy flower. Wow. अब आप देखें, सबसे पहले तो हम इसकी राइमिंग स्कीम के लिए पहले चीज़ों को अंडरलाइन कर लेते हैं। हर वॉइस अमंग द आयल, अब जो हर वॉइस है अगेन पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, उसकी आवाज़ अमंग द आयल, आयल बेसिक क्या होता है, आप लोगों ने देखा होगा वो जो चर्च के अंदर जो एक बीच का जो रास्ता होता है उसको हम आयल कहते हैं ना, तो वो उस आयल पे हर वॉइस अमंग द आयल इनसाइट्स द टिमिड, एक तो इसके अंदर ना एक रिलीजियस एस्पेक्ट इसके अंदर हमें नजर आ रहा है, ठीक है। उस रिलीजियस एस्पेक्ट के अलावा भी अगर हम देखें, वो क्या करती है, उसकी जो नेचर है वो इज ऑन द आयल, उस आयल पे गुजरी है, वो आयल उस फॉरेस्ट का भी हो सकता है, वो उस चर्च का भी हो सकता है जिस पे वो खड़ी हुई है, और वो क्या कह रही है, इनसाइट्स द टिमिड प्रेयर, इनसाइट्स करना होता है इनिशिएट करना, एकदम से प्रोवोक करना कुछ भी इस तरीके से, तो वो क्या कर रहा है, वो जब वहाँ पे खड़ी हुई है उसकी आवाज़ में एक आवाज़, टिमिड मतलब शाय, एक शाय प्रेयर उसके दिमाग दिल से निकल रही है, एक उसके दिल से प्रेयर निकल रही है, और किसके लिए निकल रही है, ऑफ द माइन्यूटेस्ट क्रिकेट, किसी सबसे छोटी क्रिएशन के लिए भी, माइन्यूटेस्ट मतलब बहुत ही छोटा, ठीक है, एक क्रिकेट, एक जो भी वो क्रिएचर है उसके लिए, और उसके साथ साथ अनवर्दी फ्लावर, और जो बहुत ही कोई एक ऐसा फ्लावर जिसको किसी ने कभी देखा ही नहीं है, जिसको इग्नोर कर दिया जाता है, जिसको अगली कहा जा रहा है या अनवर्दी कहा जा रहा है, तो उसके लिए भी ये शो कर रहा है कि जैसे एक मदर अपने किसी भी छोटे या किसी भी कमज़ोर या किसी भी अगली बच्चे को भूलती नहीं है, उस तरह नेचर भी अपनी किसी भी क्रिएशन को भूलती नहीं है, अपनी किसी क्रिएचर को भूलती नहीं है, ठीक है, चाहे वो एक क्रिकेट हो या फिर वो एक कोई अनवर्दी फ्लावर हो, ठीक है, कोई भी चीज़ हो। Nature's gentle voice is heard everywhere. It encourages even the smallest cricket to chirp and even the tiniest flower to feel valued. No living being is unimportant in nature's eye. तो नेचर के लिए everything is important और everything is equal, ठीक है, तो ये सब कुछ इसमें हमें नजर आ रहा है। फिर इसके अंदर पर्सोनिफिकेशन है, वो मैंने आपको बताया अभी, फिर इमेजरी है, माइन्यूटेस्ट क्रिकेट एंड अनवर्दी फ्लावर्स, तो आपके दिमाग में कुछ फूल, छोटे छोटे फूल भी दिमाग में आते हैं, और एक क्रिएचर क्रिकेट भी आपके दिमाग में आता है।
अच्छा, फिर आ जाता है सिंबॉलिज्म। क्रिकेट और फ्लावर जो है वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? वो स्मॉल बींग्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो जो छोटी छोटी मखलूक़ात इस दुनिया के अंदर हैं उनके बारे में, ठीक है। फिर जो आयल है दैट इज़ अ मेटाफर, ठीक है, जो फॉरेस्ट पाथ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, या इसको हम आयल को हम लिटरल उसके अंदर भी ले सकते हैं, रेफरेंस टू वर्ड्स चर्च भी हम इसके अंदर इसको ले सकते हैं। फिर आते हैं हम अपने आई गेस लास्ट स्टेंजा की तरफ, नहीं सेकेंड लास्ट स्टेंजा की तरफ। तो इसमें हमारे पास क्या है? When all the children sleep, she turns as long away as will suffice to light her lamps, then bending from the sky. Wow. अब देखें ये जो स्टेंजा है ना, इस स्टेंजा के अंदर क्या बात हो रही है? सबसे पहले बात हो रही है when all the children sleep, जब सब बच्चे सो जाते हैं, जब सारी क्रिएशन सो जाती हैं, जब हर मखलूक सो जाती है, she turns as long away, तो वो क्या हो जाती है? वो भी दूर चली जाती है। she will suffice to light her lamps, और वो जाएगी अपने लैम्प्स को ऑन करने के लिए दोबारा। किस तरह? then bending from the sky, वो जो अर्थ है ना बेसिकली, जिस तरीके से वो रिवॉल्व होगी, वो फिर से जो रोटेशन है अर्थ का, उसके बारे में बात की जा रही है। when all living beings sleep, nature moves away for a while to light her lamps, ठीक है, तो स्टार्स को ऑन करने के लिए चली जाती है, ठीक है। then she bends down from the sky to watch over them lovingly, फिर वो क्या करती है? वो ऊपर आसमान पे जाती है स्टार्स को लाइट करने के लिए, ठीक है, और उसके बाद वो दोबारा नीचे बेंड होती है, किस लिए? कि अगले दिन का सन है वो वापस आ सके और क्या हो सके? ये अपने बच्चों को देख सके कि वो पीसफुली सो रहे हैं, ठीक है। ये इसको इस तरीके से लिखा गया है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या है? कि नेचर जो है वो लाइट्स ऑन कर रही है, दैट इज अ पर्सोनिफिकेशन। क्या कोई चीज़ इस तरीके से लाइट ऑन कर सकती है? नहीं कर सकती। फिर मेटाफर इसके अंदर यूज हुआ है, लाइट हर लैम्प्स को स्टार्स की जगह इस्तेमाल किया गया, लैम्प्स को स्टार्स की जगह इस्तेमाल किया गया है। सिंबॉलिज्म है, लैम्प सिंबलाइज कर रहे हैं स्टार्स को, ठीक है। उसके बाद नाइट सीन आपकी एक इमेजरी है, इसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग इमेजरी क्रिएट हुई हुई है। फिर हम आते हैं with infinite affection and infinite care, her golden fingers on her lips will silence everywhere. वाओ। तो अब देखिए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, इसकी प्राइमिंग स्कीम वही वाली पहले वाली ही आ रही है हमारे पास। with infinite affection, कि जो उसकी अफेक्शन है दैट इज इन्फिनिट, लिमिटलेस, ठीक है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, ठीक है। एंड इन्फिनिट केयर, उसकी अफेक्शन, उसकी केयर, उसका प्यार, उसकी केयर, हर चीज़ जो है वो इन्फिनिट है। हर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप्स, अब ये जो गोल्डन फिंगर है ना, पहले तो हर पर्सोनिफिकेशन है, फिर गोल्डन फिंगर ऑन हर लिप्स, ठीक है, कि वो अपनी फेस पे जो फिंगर रख के क्या कह रही है? विल साइलेंस एवरीवेयर, हर जगह साइलेंस क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये एक मदर का प्यार भी शो कर रही है, ये गोल्डन फिंगर एज मेटाफर भी यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। तो ये सब कुछ हमें यहाँ नजर आ रहा है। विद एंडलेस लव एंड इवन ग्रेटर केयर, नेचर प्लेसेस हर गोल्डन फिंगर, मूनलाइट और सनलाइट, ठीक है, ये जो लाइट्स हैं उनके बारे में बात हो रही है। ऑन हर लिप्स आस्किंग फॉर साइलेंस, शी ब्रिंग्स कंप्लीट पीस एंड क्वाइट एवरीवेयर, तो वो हर जगह क्या करती है? वो पीस लेकर आती है, साइलेंस लेकर आती है, ताकि लोग आराम से सो जाएं। तो इसमें पर्सोनिफिकेशन है नेचर की जो हमें हर जगह नजर आ रही है। फिर गोल्डन फिंगर आपके पास इसके अंदर नजर आ रहा है हमें एक मेटाफर, और उसके अलावा जहाँ पे भी फिंगर ऑन लिप यूज हुआ है वो क्या है? वो साइलेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, दैट इज सिंबॉलिक, ठीक है। और इनफाइनाइट जो ये इन्फिनिट जो है इसके अंदर वो हुआ है, रिपीटिशन आई है। एंड दैट्स ऑल। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। इसके अंदर बहुत सारी इमेजरी और बहुत सारी फिगरेटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था, जो कि मैंने आपको वर्ड बाय वर्ड समझाया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं कि एग्जाम में इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। पहला क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आएगा, आपके पास एक स्टेंजा होगा, आपको उसको पढ़ना है केयरफुली एंड देन यू हैव टू राइट द पैराफ्रेजिंग ऑफ दैट स्टेंजा। तो अब आपके पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है, तो आपने इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखना है, 5 से 6 सेंटेंसेस आर इनफ फॉर दिस। और इसके अंदर आपने हर एक चीज़ को कवर करना है। व्हेन ऑल द चिल्ड्रन स्लीप शी टर्न्स एज लॉन्ग अवे as will suffice to light her lamps, then bending from the sky। अब आप इसकी अगर कोई बच्चे क्लास में मौजूद हैं तो वो अभी इसकी पैराफ्रेजिंग करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेज सकते हैं, मैं उसको चेक करके आपको बता दूंगी। अदरवाइज आप यूट्यूब वीडियो के नीचे कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल चेक दैट। अच्छा, फिर लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आता है उसके अंदर अगैन यू विल हैव अ स्टेंजा like this, her voice among the isle incites the timid prayers of the minutest cricket, the most unworthy flower। तो आपने क्या करना है, आपने इन क्वेश्चंस को
आंसर करना है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डज हर वॉइस रेफर टू, तो इसमें हर वॉइस वर्ड यूज हुआ है वो किसको रेफर कर रहा है, तो आपको पता है कि वो नेचर को रेफर कर रहा है, तो आप इसका आंसर इस तरीके से लिखेंगे। फिर व्हाट डज द वर्ड आयल मीन इन द स्टेंजा, इस स्टेंजा के अंदर जो आयल है इसका क्या मीनिंग है, क्या ये चर्च का आयल है, क्या ये फॉरेस्ट का पाथ है, ये क्या है, तो आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाई आर द क्रिकेट एंड द फ्लावर्स डिस्क्राइब्ड एज माइन्यूटेस्ट एंड अनवर्दी, अब ये जो एक क्रिकेट और एक फ्लावर इन दोनों को माइन्यूटेस्ट और अनवर्दी क्यों कहा गया है, इसको कहने का यहाँ पे क्या मकसद था, ये इस तरीके के वर्ड्स क्यों यूज़ किए गए हैं, तो ये इसलिए यूज़ किए गए हैं ताकि ये रिप्रेजेंट कर सकें हर उस क्रिएशन को, हर उस चीज़ को जो कि दुनिया के अंदर बहुत छोटी है या बहुत जिसको कह सकते हैं कि आप इग्नोर किया जा रहा है, तो नेचर किसी भी चीज़ को इग्नोर नहीं करती, इसका इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए। अच्छा फिर क्या है, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन एनी टू फिगर्स ऑफ स्पीच यूज्ड इन दिस स्टेंजा, अब आपको पता है इसके अंदर बहुत सारी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई हैं, पर्सोनिफिकेशन यूज़ हुई है, उसके अलावा इसमें ये मेटाफर की तरह यूज़ हुआ है, माइन्यूटेस्ट क्रिकेट एंड अनवर्दी फ्लावर, ये दोनों चीज़ें क्या है, ये मेटाफर की तरह यूज़ हुई हैं, ठीक है। सो ये क्या है, ये आपके पास, और इसके अलावा ये क्या है, ये आपके पास इमेजरी भी है, ये यहाँ पर क्या है, ये ऑल दीज थिंग्स आर डिफरेंट फिगर्स ऑफ स्पीच ओवर देयर। तो उसके बाद आपके पास लास्ट क्वेश्चन है अबाउट राइमिंग स्कीम ऑफ द स्टेंजा। राइमिंग स्कीम मैंने आप लोगों को बताई है, आई होप आप सब बच्चे इसकी राइमिंग स्कीम इजीली बता सकते हो, A B C B, सो दिस इज द राइमिंग स्कीम। आई होप आप लोगों ने आज की क्लास को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने सब कुछ लर्न किया होगा। आई विल सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।